हम चौधरी अदनान साहब के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। आज एक नौजवान की आदत को मारा गया है, तो अल्लाह पाक की जालिमों से जंगीर तरीन साहब की जानिब से जंगीर तरीन साहब ने अभी हाल ही अकेले के मार खाई है KPK से। और KPK से भी अगर देख सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो PTI बनी है। दूसरे नंबर पे जनाब पुलिस एहलकार के ऊपर एक थप्पड़ जड़ दिया था, तो वो की नाअहली है। PTI जो है कोई आसमान से नहीं उतरी। PTI के जो सजाद खान, ब्रिस्टर दानियाल, ठीक है, शकील अवान को टिकट जोड़ तोड़ चल रहा है। यकीन करें लाइफ में कभी नहीं देखा था। पहले भी सियासतें होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, निहायत ही अफसोस के साथ रावलपिंडी झंडा चीची से हम चौधरी अदनान साहब के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। आज शाम चौधरी अदनान साहब को कह लें कि नामालूम शख्स दो मोटरसाइकिल पे आए और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए चले गए। सुनने में ये आ रहा है कि पूरा एक पिस्टल का ब्रेस्ट जो है उन्हें मारा गया है। चौधरी अदनान को चौधरी अदनान 2018 में कह लें कि PP19 से आप असेंबली के रुकन भी रह चुके हैं और ये 2018 में कह लें कि PTI के टिकट पे कह लें कि MPA यहां से मुनखतब हुए थे। नाज़रीन, यहां पर आपको बता दें कि जख्मों की ताब ना लाते हुए बेनजीर हॉस्पिटल में उनको लाया गया और वहां तक लाते लाते कह लें कि वो जाँ बहक हो चुके थे और दम दे चुके थे वो वहां पर। नाज़रीन, निहायत ही अफसोस के साथ ही हम आपको खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। चौधरी अदनान साहब को कह लें कि नामालूम शख्स जो मोटरसाइकिल पे आए मुसल्लाह और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 19 से जो 2018 में कह लें कि PP19 से MPA बनने वाले उनको आज रावलपिंडी झंडा चीची के पास कह लें कि उनको फायरिंग करके जा बहक कर दिया गया है। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ ये कह लें कि हम आपसे खबर शेयर कर रहे हैं। दुख भी लगता है, तकलीफ भी होती है कि नौजवान शख्स को कह लें कि इस तरह सड़क के ऊपर गोलियां मार के जाँ बहक कर दिया जाता है और कोई कह लें कि ये भी अभी तक वजह सामने नहीं आ सकी कि उनके साथ कह लें कि कुछ जाती दुश्मनी की बना पे उनको मारा गया है या क्या ऐसे मामलात बने हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ चौधरी फ़हीम साहब मौजूद है। चौधरी फ़हीम साहब कह लें कि आज सारे मामलात को काफ़ी करीब से देख रहे थे और मुझे जब इनने शाम को आके ये बताया कि ये मामलात हुआ है तो फिर आज मैंने उनको अपने स्टूडियो में मदऊ भी किया और उनसे हम जानेंगे कि उनके पास इसके हवाले से क्या तफसील रिपोर्ट है। क्या हाल है जी चोई साहब, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। चोई साहब, क्या ये मामलात हुआ, क्या ये खबर आपके पास कैसे पहुंची? करीब नहीं था, मुझे एक दोस्त ने ये खबर भेजी। जी जी। उसने मुझसे शेयर किया कि चौधरी अदनान साहब को कत्ल कर दिया गया। तो मैंने देखा, मैंने कह रही है तो वैसे बंदा बहुत अच्छा था और नाइस पर्सन आदमी था और चौधरी बरादरी साहब मेरी कास्ट से भी था। तो दुख इसी बात का हुआ कि यार दोबारा एक ऐसी जान चलेगी जो नहीं जानी चाहिए थी, यानी कि एक जवान मौत है। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कि हमें इस चीज़ पे हिदायत दे और कोशिश होनी चाहिए कि यार ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन के मामलात थे, जो भी थे, जैसे भी थे, जैसे की भी बुनियाद पे थी, लेकिन एक नौजवान की आदत को मारा गया है तो अल्लाह पाक की जालिमों से इसका हिसाब लेगा और रोज़े महशर इस चीज़ को उनको हिसाब देना ही पड़ेगा। ये तो दुनियादारी है, यहाँ पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब ने दुनिया से चले जाना है। लेकिन वो वक्त हम लोग वैसियत मुसलमान भूल चुके हैं कि हमने मरना भी है। तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उसके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक हदायत दे उन लोगों को जो इन वाक़यात में मुलव्वस हैं। जी शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो है कि इसकी हम भी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि कहा यह जाता है कि जो नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए। नौजवान जो हैं वो इस कौम का कह लें कि इस मुल्क का एक मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल क्या है कि फ्यूचर है आने वाला इस मुल्क का। ये जो नौजवान है हमारे यूथ के हवाले से जो बात की जाती है। नाज़रीन, दूसरी खबरें भी यहाँ पर आपसे शेयर करेंगे। सराजुल हक साहब जो हैं जनाब कह लें कि वो अपना कह लें कि ओहदे से आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका ये कहना है सराजुल हक साहब का कि मैं जनाब पार्टी को सही क़यादत नहीं दे सका, सही तरीके से नहीं चला सका और पार्टी
कि कह लें कि हारने की वजह से या पार्टी सीटें ना लेने की वजह से आज जो है कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया सिराजुल हक साहब ने। और सिराजुल हक साहब जो हैं कि जब तक कह लें कि इस पार्टी की क़यादत करते रहे हैं, काफ़ी अच्छी उन्होंने क़यादत की है। और ये भी एक बड़ा अच्छा फैसला है कि अगर कह लें कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कल के व्लॉग में कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब को कह लें कि सही मैंडेट नहीं मिला, सही सीटें नहीं मिली, तो अपोजिशन में बैठ जाए, इतना कौन सा रोना पिटना पड़ा हुआ है कि हमने हुकूमत में ही रहना है। तो सिराजुल हक साहब ने आज ये बड़ा अच्छा काम किया। एक और भी इस्तीफा आया जनाब कह लें कि जहांगीर तरीन साहब की जानिब से। जहांगीर तरीन साहब ने अभी हाल ही में एक पार्टी बनाई थी और उसके वो चेयरमैन बने थे और वो भी कह लें कि सीटें निकालने में नाकाम रहे। कह लें कि जहांगीर तरीन साहब के भी ये बड़े दावे थे कि हम तकरीबन 15 से 16 सीटें जो हैं पंजाब से निकालेंगे। तो एक ही सीट वो जीते हैं, ओन चौधरी वाली, उसका भी केस लगा हुआ है, वो भी देखे पता नहीं आती है कि ओन चौधरी वाली सीट भी आज जाती है। ओन चौधरी साहब की मैं काफी देख रहा था कि ओन चौधरी साहब ना चौधरी साहब काफी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब के साथ अटैच थे। शायद ओन चौधरी को पहले ही पता था ये पार्टी कल को गिर जानी है या ख़त्म हो जानी है, तो उनने क्या किया कि वो काफ़ी पहले ही नवाज शरीफ साहब के साथ मिल के चल रहे थे कि कल को अगर ये पार्टी ख़त्म भी होती है जहांगीर तरीन अलीम खान साहब की, तो मैं ये कह लें कि नून लीग में शमूलियत कर लूँगा। खैर ये तो अभी जो इनकी जो सीट जीती हुई सीट है वो तो है ही नून लीग की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो कह लें कि अब परवेज खटक साहब के हवाले से भी ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि वो भी पार्टी से अब इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि वो भी कह लें कि बदतरीन तरीके से कह लें कि उनकी भी पार्टी ने कह लें कि मार खाई है केपीके से। और केपीके से भी अगर देखा जाए तो पीटीआई ने पूरा केपीके जो है कि वो जीत के अपने नाम किया है। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो केपीके है यहाँ पर अब बहुत इजीली कह लें कि जो पीटीआई है वो अपनी हुकूमत बना सकती है। अगर सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध में जो है कि पीपल्स पार्टी इजीली हुकूमत बना सकती है। और अगर हम बात करें कराची की, तो कराची एमपीएम जो है वो गवर्नरशिप मांग रही है कि हमें गवर्नरशिप दी जाए, तो हम उसी हुकूमत के साथ बैठेंगे, उसी पार्टी के साथ बैठेंगे जो हमें कराची की गवर्नरशिप दे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पंजाब असम्बली की, तो पंजाब असम्बली में जनाब जैसा कि जनाब नवाज शरीफ साहब कह लें कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनका ये कहना है कि हम बहुत जल्द जो है कि पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और ज्यादा अक्सरियत हमारी सीटों की है, हम ज्यादा सीटें जीते हैं। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि पंजाब में दूसरे नंबर पे जो है जो जमात है वो पीटीआई है। अगर वफाक में देखा जाए तो 100 से जायद जो सीटें हैं आजाद उम्मीदवार, यानी कि आजाद उम्मीदवार ये वो हैं जो पीपल्स माजरत के साथ पीटीआई के जो कह लें कि निशान पे आए थे। पीटीआई के इंट्रा इलेक्शन ना सही होने की वजह से इनसे कह लें कि इलेक्शन कमीशन और अदालतों के फैसले की वजह से अब बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। मैं आपको पहले भी काफी सारे व्लॉग में ये बात बता चुका हूं। जब मैं अपना फहीम इलेक्शन वाले दिनों पे ना कह लें कि मैं जो सर्वे कर रहा था, तो वहां पर एक जो पीटीआई की वुकला टीम थी उनसे जब मेरी कह लें कि बात हुई, तो मैं जब वहां पर सारी कवरेज कर रहा था तो मैंने उनका एक छोटा सा व्लॉग भी किया, इंटरव्यू भी किया। तो उसमें जब मैंने ये बात की कि आया जो पीटीआई के लोग जीते हैं ये अब बैठेंगे कैसे, जाहिर बात है इनको कौमी असम्बली में जाने के लिए जाहिर बात है किसी पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा, उसके बगैर ये नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने कहा जी ये आप बात ना करें, ये आप बात को मतनाज़ा बना रहे हैं तो ऐसे इंतशार फैलेगा, तो हम जो है बल्ले के निशान पे अंदर बैठेंगे। लेकिन ये कानून नहीं है, अभी आपके पास कह लें कि वो निशान नहीं था। तो अल्लाह करे आपका जब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो उसमें जब आपको बल्ले का निशान बहाल होता है तो फिर आप जो है इसमें बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर मसला ये है कि कह लें कि सबसे ज्यादा कह लें कि वोट लेने वाली जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो पीटीआई बनी है। दूसरे नंबर पे जनाब जो वोट लिए गए हैं
वो मुस्लिम लीग नून है। तीसरे नंबर पे जो पार्टी है वो है पीपल्स पार्टी। तो यहाँ पर बात यह है, आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कह लें कि एक रिपोर्ट जारी हुई। फिर आज कह लें अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी एक उनका कह लें कि बयान आया है, उनका एक कह लें कि उनने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनने कहा जी कि हमारे जो इलेक्शन है ये बड़े अच्छे हुए हैं। हमारे जो इलेक्शन है उसमें ये अच्छापन है कि 72, 74, 75 घंटों में कह लें कि रिजल्ट आ गया। फिर उन्हें इंडोनेशिया के हवाले से ना अपना चॉइस साहब एक कह लें कि जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इंडोनेशिया में जब इलेक्शन हुए थे तो जो वोटों की गिनती थी वो 1 महीने तक चली थी, तो हमारा मुल्क तो बहुत एडवांस जा रहा है, हमने तो 72-74 घंटे में ये बात बता दी। बात ये नहीं कहते कि हमारा मुल्क ब्रिटिश लॉ के मुताबिक या ब्रिटिश की तरह उसको घंटे के सफर को अगर वो कम करके करें, वो मिसाल दे रहे हैं जाके इंडोनेशिया की, जिसने एक महीने में किया। अब आप पाकिस्तान को इंडोनेशिया से तो ना मिलाएं, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, ठीक है। इसकी एक कदर कीमत को जानिए। खुदारा मैं अपने सारे भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारा मुल्क है तो हम सब हैं, तभी सियासत भी होगी, रियासत होगी तो सियासत होगी, ठीक है। तो कोशिश करें, हम अल्लाह से भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे और हमारे मुल्क को इस मुश्किल से निकाले। ये जो हम सियासत में जा चुके हैं और जिस तरीके की ये सियासत हो रही है, एक आम शहरी होने के नाते आपका भाई ये जरूर मैसेज देगा कि यार आपका राइट बनता है जी, कम से कम अवाम की मैंडेट को देखा जाए। मैं सिर्फ इतना सा मैसेज कन्वे करूंगा। 2018 में नवाज शरीफ साहब कहते थे कि वोट को इज्जत दो, जी बिल्कुल, उनका बयानिया ही बदल गया। देखिए बात ये है कि जो भी दौर है, 18 है, 20 है, 24 है, जो भी है, देखें बात ये सुल्तान साहब कि ये मुल्क है तो हम लोग हैं। एक आम शहरी होने के नाते मैं मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि ये मुल्क है तो हम सब हैं, मैं हूँ, आप हैं, ये हमारा मीडिया है, ये हमारी सल्तनत होगी तो ये सारी चीजें होगी। खुदारा इसके अंदर वाकई मोहब्बतें बांटने का टाइम है, सिर्फ लफ्जी बातों से नहीं, दिल को भी साफ करके। इलेक्शन कमीशन चीफ जो हैं जी अपना चॉइस साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा है कि जो ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पे कि कह लें कि इलेक्शनों में धांधली हुई है, तो उनने ये आज जितने भी इल्ज़ाम थे उनको मुनसरत कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी धांधली नहीं हुई, मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि धांधली हुई है। बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, कहीं इक्का दुक्का कह लें कि हल्के में कोई धांधली हुई हो तो उसका मैं नहीं कह सकता। बाकी इलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं। ज़ाहिर बात है 53 अरब रुपया 53 अरब रुपीस पाकिस्तानी करेंसी इस इलेक्शन के ऊपर लगी है, जनरल इलेक्शन के ऊपर। जी जी, एक बात आपसे शेयर करेंगे डॉक्टर आशिक फरदौस अवान साहबा के हवाले से, जो उमूमन खबरों की जीनत बनी रहती हैं। अभी 2 रोज पहले उनने किसी पुलिस एहलकार के ऊपर एक थप्पड़ जड़ दिया था, तो उसकी वजह से वो काफ़ी वीडियो वायरल हुई है। खैर बाद में आई है। अच्छा, ये वीडियो किस दिन की है? जिस दिन पोलिंग हो रही थी। तो आज उनको कह लें कि फरदौस आशिक अवान साहबा को इलेक्शन कमीशन में तलब किया गया था कि आपका इसके ऊपर क्या राय है, ये आपने क्यों हरकत की है। तो उनने कहा जी ये जो पुलिस वाला ना ये गलत तरीके से ठप्पे लगा रहा था, यानी कि वोट डाल रहा था, तो इसलिए इसको मैंने मना किया। तो वहां पर जो अमला था, आरओ ने उसको मना किया, तो वो पुलिस वाला आरओ की भी नहीं मान रहा था, तो मैंने उसको थप्पड़ जड़ दिया। तो यहाँ पर बात यह है, जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा, कमेटी ने, क्या आपको आईनी तरीके से ये हक है कि आप एक पुलिस एहलकार के ऊपर कह लें कि हाथ उठाएं, तो उनने फिर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब, आपको पता है एक बड़ा नाम सियासत में, और हमारे मुल्क का मसला ये है कि जिसको ओहदा मिल जाता है ना वो मुल्क का बाप बन जाता है। तो बाप बनने की कोशिश ना करें। इसी वाम के मैंडेट की वजह से आप लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और इसी वाम के मैंडेट ने आज उठा के बड़े बड़े बुर्ज कह लें कि उल्टा दिए हैं। तो मैडम फरदौस आशिक अवान साहबा, आप तो कोई चीज नहीं है। राना सनावला साहब बंदा कहाँ बैठा हुआ है, और अब जो मुल्क में इस टाइम कह लें कि कंडीशन चल रही है ना, वो क्या चल रही है, वो ये है कि पीटीआई जो है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम किसी हल्के से हारे हैं।
ये किसकी नाअहली है? ये आप लोगों की नाअहली है। पीटीआई जो है कोई आसमान से नहीं उतरी, पीटीआई के जो फॉलोअर हैं कोई आसमान से नहीं उतरे, इसी जमीन के वो बच्चे हैं, इसी धरती मां के वो बच्चे हैं। उन लोगों के साथ जो आपका बिहेव था वो ठीक नहीं था। अगर आप लोगों का बिहेव ठीक होता तो वो पीपल्स पार्टी नून लीग में रहते। पीपल्स पार्टी नून लीग का अगर बिहेव की वजह से एमपीएमएनए का जो बिहेव होता है अवाम के साथ या उनके कामकाज आप नहीं करते तो उसकी वजह से फिर लोग दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। आज भी अगर हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी में या नून लीग में क्या है, आज भी गर्दन में एक सरिया है। ठीक है, हम एमपीएमएनए के पास जाते हैं ना तो वो उनका कहने कि कुछ सही रवैया अवाम के साथ नहीं होता। आज भी काफी सारे ये हलकों में मसला चल रहा है। आज मैं आपको बताऊं कि कह लें कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात थी ना वो मुस्लिम लीग नून थी, पीटीआई दूसरे नंबर पे आती थी। आज पीटीआई के जो सर्वे हैं, पीटीआई जो है सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। उसकी वजह क्या है? ये गलतियां आप लोगों की हैं। क्या आपने अवाम के साथ किए हुए वादे निभाए? नहीं निभाए, इसलिए अवाम आपसे बदज़ेन होकर दूसरी तरफ चली गई। लिहाजा आज भी आपको इन चीजों की जरूरत है कि आप अवाम के साथ जो वादे हैं वो पूरे करें ताकि अवाम आपसे प्यार करे, आपसे मोहब्बत करे। तो खुदारा अपनी गर्दनों से सरिया निकालें और इस मुल्क को सही सिमत में लेकर जाएं। जी 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 जी, वो वादा ही क्या जो वफा हो। जी जी, तो हमारे मुल्क की सियासत ऐसी हो चुकी है कि वादे ऐसे हैं जो वाकई वफा नहीं होते। तो खान साहब को अगर लोग वोट दे रहे हैं ना तो वो इस वजह से नहीं दे रहे कि कुछ और वजह है, लोग उनसे वाकई रियली प्यार करते हैं। और अवाम ने जिसका उनको मैंडेट दिया है, बिलीव करें ये अनबिलीवेबल बात है कि एक बंदा जेल में और उसको इतना ज्यादा वोट पड़ गया। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला इज्जतें देता है इंसान को। ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज कह लें कि इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 बन के डयाला जेल में बैठे हुए हैं। दीगर केसों में उनको सजाएं भी हो चुकी हैं। 35-36 साल उस बंदे को सजा हो गई है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले उनको 12 केसों में रिहा भी किया गया। रिहा मीन्स के सॉरी माजरत के साथ जमानत मिली है। और मैं आपको बता दूं 2018 में ना यही जब नून लीग के क्यादत जो है जेलों में थी, मरियम शरीफ साहबा थी, मरियम नवाज शरीफ साहबा माजरत जी, और कह लें कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमदा शरीफ साहब, ये सब लोग जेलों में थे। ये जेलों में बैठ के यकीन करें इन्हें 62-63 सीटें वफाक के लिए निकाल ली थी। ठीक है, और पंजाब भी ये काफी सारा जीत चुके थे। लेकिन यहां पर मसला ये है कि आज ये बाहर रह के इतनी सीटें नहीं निकाल सके। तो ये एक सोचने वाली बात है मियां साहब, ये आपके लिए एक बड़ी कह लें कि गौर फिक्र वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आया आपकी पार्टी को यहां तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं। आज भी जिन जिन हलकों से आप हारे हैं उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। जो मैंने सर्वे किया, फहीम भाई मेरे साथ होते थे, हमने काफी सारा सर्वे काफी हलकों में भी किया है और काफी हमने इसके ऊपर मेहनत किया। खाली ये नहीं कि हम मुस्लिम लीग नून के लिए गए, हम इस मुल्क के लिए हम इस अवाम के लिए गए थे। तो सर्वे में हमने क्या देखा कि जो नवाज शरीफ साहब, समझ लें कि मैं आपको NA56 के हालात बता देता हूं हनीफ अब्बासी साहब के हलके से। हनीफ अब्बासी साहब के हलके में काफी सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि टिकट हमें मिले। ठीक है, अच्छा ये नहीं कि वो MNA का टिकट मांगते थे, वो MPA का टिकट मांगते थे। जिन लोगों ने हनीफ अब्बासी साहब के नीचे काम करना था वो कुछ मांग रहे थे, वो कुछ कह रहे थे कि हमें भी कह लें कि कोई ऐसा ओहदा दिया जाए, कोई टिकट दिया जाए ताकि हम पार्टी के लिए काम करें। फिर इसी तरह हम बात करते हैं जिस तरह मसला बना रहा NA57 का, यानी कि सजाद खान, ब्रिस्टर दानियाल, ठीक है, शकील अवान को टिकट नहीं मिला। शकील अवान को जब टिकट ही नहीं मिला, कोई काम ही नहीं मिला, तो क्या वो बाहर निकल के वोटर को कहेगा भाई आपने नून लीग को वोट डालना है? शकील अवान या कोई भी ऐसा कैंडिडेट है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि ये जीत जाए। ठीक है, तो इन लोगों ने एक होके चले ही नहीं है। आपको इसलिए जनाब वोट कम पड़ा है और उसकी वजह यह है कि इमरान खान की मकबूलियत को भी आप सामने रखें। ये अपने लोगों की गलतियां ना गिने, इमरान खान साहब की मकबूलियत भी सामने रखें कि आया उस बंदे की कौन सा ऐसा सियासी कैरियर है कि या उसका कौन सा ऐसा खानदानी कैरियर है जो सियासत में है। तो उनको अगर देखा जाए इमरान खान साहब को, तो उनने अपनी एक जगह बनाई है सियासत में। वो ये कहते हैं कि मैंने 22 साल मेहनत की है यहां पर पहुंचने के लिए। आज भी वो बंदा NRO नहीं मांग रहा, आज भी वो बंदा जेल में बैठा हुआ झुक नहीं रहा। क्या वजह है? कौन सी उसके पीछे ऐसी पावर है कि वो झुकता नहीं, वो मान नहीं रहा? क्या ऐसी वजह है? वो ये समझता है कि मेरे साथ अवाम की ताकत है।
इमरान खान साहब, सबसे बड़ी बात है सुल्तान साहब, जब इंसान अल्लाह उल हक का नारा लगाता है ना, दिल में इंसान के किसी के क्या है वो तो ना मैं आपके दिल में झांक सकता हूँ तो आप ना मेरे, लेकिन जुबान से जब वो अल्लाह उल हक का नाम लेता है तो मेरे ख्याल से, मेरा यकीन है, ईमान है कि अल्लाह ताला उसको इज्जत देता है। अब आप मुझे बताएं कैसी हुकूमत बनने जा रही है, क्या आपके सुल्तान साहब फिलहाल तो मुल्की सियासत का जो जोड़ तोड़ चल रहा है, यकीन करें लाइफ में कभी नहीं देखा था। पहले भी सियासतें होती थी, पहले भी ऐसे मामलात होते थे, लेकिन बड़े अच्छे तरीके और एक ऐसे तरीके से होते थे, हुकूमतें बन जाती थी। जीतने वाला जीत को सेलिब्रेट करता था, हारने वाला हार को। हारने वाले ने तो हमेशा ये कबूल कहा किया भाई ना, कि धांधली हो। नहीं कबूल किया, ये बात नहीं है कि धांधली हुई, ये तो खैर। धांधली के नाम अब जू माशाल्लाह हमारा मीडिया आगे गया सुल्तान साहब, आपको भी जान देंगे, जू आप लोग पावरफुल भी हुए, आपको भी सिस्टम हुआ, तो ये करते करते बात रहे। भाई कोई मीडिया पावरफुल नहीं है, कोई मीडिया आजाद नहीं है आपका, आप कैद में हैं, आप ये जो बोल रहे हैं अभी भी आप वो नहीं बोल सकते जो आप बोलना चाहते हैं। कोई मीडिया आजाद नहीं है, अभी भी आप कह लें कि आपकी जुबान को ताले लगे हुए हैं, आज भी आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। खैर मुख्तसर आगे बढ़ते हैं जनाब। सबको कह लें कि फ़हीम भाई इस टाइम जो टेंशन बनी हुई है वो एक ही टेंशन है, वजीर आजम कौन बनेगा। ठीक है, पीटीआई के पास भी कह लें कि तकरीबन 92-93 सीटें हैं वफाक के लिए। बड़ी जमात तो खैर देखा जाए तो आज़ाद उम्मीदवार ही हैं, तो अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने भी अब कह लें कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ मिल रहे हैं काफी ज्यादा। सुल्तान साहब इक़्तिदार किसने छोड़ना है, हर बंदे की यही कोशिश है कि इक़्तिदार में रहना एक मजबूरी भी है ना। जो बंदा इक़्तिदार से चिपका रहेगा या जो कह लें कि पावर में आएगा उसका फायदा ये है जनाब कि उसके ऊपर केसेस नहीं बनेंगे, वो आजाद रहेगा। जो जिस तरह इमरान खान साहब कह लें कि इक़्तिदार से गए, पावर से बाहर निकले, उनके ऊपर ढेरों केस बन गए। इसी तरह अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब जैसे इक़्तिदार से बाहर निकले, उनके ऊपर लाखों केस बन गए। तो ये इसी तरह है, हर बंदा कहता है कि मैं पावर में रहूं और मैं जो है कि इस अजाब से बचा रहूं। खैर जनाब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, एक नया फैसला सामने आ रहा है, वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी है वो बिलावल भुट्टो साहब को कह लें कि वजीर आजम के लिए नामजद कर चुकी है। और अगर मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो उनने तो पहले से जनाब नवाज शरीफ साहब को मुनखतब किया हुआ है कि ये हमारे आने वाले वजीर आजम है। अब बात यहाँ पर ये चल रही है, ना वो पार्टी मानने के लिए तैयार है ना वो पार्टी मानने के लिए तैयार है, तो क्या इलेक्शन दोबारा होंगे? आखिरी हाल यही, अगर कोई पार्टी नहीं मानती तो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जनाब दोबारा से होंगे। कह लें कि जहां पर आपने 50 अरब पहले लगाया था, फिर आप 50 अरब तैयार रखें। और ये आप अवाम का पैसा है, मेरा पैसा है, फ़हीम भाई का है, ये कैमरामैन पे अमजद भाई है, इनका पैसा है, ये हम सब का पैसा है। तो फिर से जनाब हमारा 50 अरब रुपया जनाब जा रहा है। तो दुआ करें किसी भी तरह से कह लें कि मंसूर अली खान साहब एक मुहावरा बोल रहे थे कि कीच मचोड़ा हुकूमत बनने जा रही है, कीच मचोड़ा। और मैं तो पहले ही आपको बता चुका था पीडीएम पार्ट 2 बनने जा रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि फैसल वाबड़ा साहब ने जितनी भी पेशन गोइयां की हैं वो सच हुई हैं। और कह लें कि शेख रशीद साहब जो हैं पेशन गोइयों के मास्टर थे, लेकिन आज तक उनकी पेशन गोई सच नहीं हुई। शेख रशीद साहब के हवाले से देखा जाए तो फैसल वाबड़ा साहब कल के बच्चे हैं। तो फैसल वाबड़ा साहब शेख रशीद साहब के हवाले से, मेरे हवाले से नहीं, शेख साहब के हवाले, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बात यह है कि फैसल वाबड़ा साहब ने जितनी भी पेशन गोइयां की हैं सच हुई हैं। और वही बात है, आज पीडीएम 2 बनने जा रही है। और यहाँ पर यह भी बात की जा रही है, जराए से हमें ये खबर मिली है कि 3 साल का जो टर्न्योर होगा, ठीक है जी, जिसकी ज्यादा सीटें हैं 3 साल वो वजीर आजम रहेगा। और अगला जो 2 साल का टर्न्योर होगा ना जी, फिर जिसकी सीटें कम है वो वजीर आजम होगा। यानी कि आखिरी जो 2 साल होंगे उसके लिए कह लें कि जो होंगे, कह लें कि इसका क्या नाम है, बिलावल भुट्टो साहब आखिरी 2 साल में वो वजीर आजम बनेंगे। और शुरू के जो 3 साल होंगे उसमें कह लें कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। यहाँ पर यह भी तफ्शीश का इज़हार किया जा रहा है कि जो शुरू में जो पार्टी हुकूमत लेगी, मुश्किल फैसले तो उसको करने होंगे ना फ़हीम भाई, ठीक है, मुश्किल फैसले कौन करेगी? जो शुरू की हुकूमत होगी। और जो कह लें कि आखिरी 2 साल में जो हुकूमत चलाएगा उसने तो फिर बंदरबांट बांटनी है, उसने तो बजट देने हैं, ये ले लो जी, सूबे को ये दिया, इस सूबे को ये दिया। तो जो शुरू में हुकूमत होगी तो वो तो आवाम की नजरों में बुरी हो जाएगी। तो जो आखिरी जो 2 साल इस्तेमाल करेंगे अब वो हुकूमत कह लें कि अवाम के सामने हीरो बन जाएगी। ये कहा जा रहा है जी जराए के मुताबिक।
और अभी फिलहाल कोई हकमी फैसला ये सामने नहीं आया कि बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं या नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं। जो इत्तेफाक हो रहा है जिस नाम के ऊपर वो है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब के नाम पे इत्तेफाक हो रहा है और मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से ये बात की जा रही है वो पंजाब की वजीर आला बनने जा रही है। इसी के साथ मुझे और अपने फहीम भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।